नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक 12 पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर और टोटल 70 बाय 70 क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम में जाके जो है वो आपको रगड़ के आना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के मॉडल पेपर के हैं। जो आप केमिस्ट्री का मॉडल पेपर पहले ही मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो नहीं देखे हैं, कल की वीडियो मैंने केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करवा दिया है और हिंदी का भी मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूँ। तो आज मैं फिजिक्स का मॉडल पेपर दूंगा अभी शाम के 7 बजे से अभी, और उसके बाद इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है वो रात 9 बजे में दूंगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, फिजिक्स का भी मॉडल पेपर दे रहा हूँ और इंग्लिश का भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे और बिल्कुल जुड़ जाए सारी क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि हर बच्चा जो है 80% और 90% जो है वो लाएगा 12th एग्जाम 2024 में। यही टारगेट लेकर ये बैच क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। तो आइए, आज क्रैश कोर्स का सेकेंड डे है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए सही बच्चे एक एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कल केमिस्ट्री क्लास हुई थी उसमें जो टॉपर है उनका नाम आपको बता दूं, और आज की क्लास के जो टॉपर होंगे उनका नाम जो है वो आगे बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो पहले कल की क्लास के टॉपर देख लीजिए। तो ये है कल की क्लास केमिस्ट्री के टॉपर, ठीक है, जिनका नाम है दिलखुश, और इन्होंने 61 बाई 70 मार्क्स लाया है, ठीक है। तो आपको टॉपर बनना है तो पूरी क्लास करना है, और क्लास करने के बाद जो है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब जो है टॉपर का नाम नए तरीके से होगा, लगातार टॉप, ठीक है, लगातार जो टॉप करेंगे लगातार 10 क्लास में, ठीक है, लगातार जो 10 क्लासेज होगी, ठीक है, उसमें जो टॉप करेंगे उनका नाम जो है इस बार टॉप लिस्ट में दिखाया जाएगा और उनके लिए एक सरप्राइज होगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार 10 क्लास करने के बाद जो है, ठीक है, हर क्लास में कमेंट में कर दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसी आधार पे आपका लिस्ट तैयार होगा कि टॉप 10 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। लाइव क्लास के बाद आपको कमेंट करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हो, आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है, टोटल क्वेश्चन करने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या क्लास शुरू किया जाए। चलिए बिल्कुल तैयार है आप लोग, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाने जा रहे हैं। देखिए इसमें भी आपके 70 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 35 प्रश्नों के जवाब देने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 70 का 70 यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा गया है। अब ध्यान देंगे, विशिष्ट आवेश की बात हो रही है, स्पेसिफिक चार्ज। दो तरह के सवाल होते हैं, पहला सवाल होता है आवेश सिर्फ पूछ देता है, और दूसरा सवाल होता है कि आपसे विशिष्ट आवेश पूछ देता है, ठीक है। दोनों के आंसर जो है आंसर अलग अलग होंगे। अगर आवेश पूछेगा तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा, लेकिन अगर विशिष्ट आवेश पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पे विशिष्ट आवेश पूछा है आपसे, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राइट आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आवेश पूछेगा बच्चा तो इतना आंसर हो जाएगा, विशिष्ट आवेश पूछेगा तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी हो जाएगा। तो जो भी सी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन यहाँ पे है, द वर्क डन इन रोटेटिंग इन डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। चलिए जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने गया कार्य, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और एक एक बच्चे का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एकदम रगड़ के एक से ही याद करते चलिए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए बिल्कुल बने हुए हैं, तो ठीक है, एक बार तुम शेयर कर दीजिए सभी को, हर बच्चे तक वीडियो पहुंचा देना है, क्योंकि हर बच्चा जो है हकदार है 80% लाने का। हर बच्चा हकदार है कि सर टॉप करें, 90% लाए, तो हर बच्चे तक शेयर कीजिए, ठीक है। अपना भला और सबका भला होना चाहिए, तो शेयर करने में कंजूसी एकदम नहीं करना है। आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है, बस आपको एक काम करना है, लाइक और शेयर एकदम करते रहना है। बिहार बोर्ड के हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, एकदम एकदम धुआं धुआं कर देना है एग्जाम में जाके।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, किसी माध्यम में आपेक्षिक पैरावैधता का मात्रक क्या होता है? किसी माध्यम में आपेक्षिक पैरावैधता का मात्रक द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज। किसी माध्यम का जो आपेक्षिक पैरावैधता का जो मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, संधारित्रों के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान होती है वह क्या होती है? पूछा गया है कि संधारित्रों के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है ना, उसे क्या कहते हैं, वह क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश, है ना। आवेश जो होता है वो सभी के लिए समान होता है, तो राइट आंसर ए के साथ जाएंगे और जितने बच्चे ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोध क्या हो जाएगी? एक तार का जो प्रतिरोध है वो R है, इसे खींचकर इसका डायमीटर को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। रेजिस्टेंस दिया गया है यार, डायमीटर को बोल रहा है कि हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इस कंडीशन में राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4R। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जो है लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो हलवा क्वेश्चन से आपको बचना है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100% गारंटी के साथ। चलिए अगला सवाल देखेंगे, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके? वायु में जो रखे गोलीय चालक की धारिता है समानुपाती होती है किसकी? गोले के द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के या सतह क्षेत्रफल के। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा, जो वायु में रखे चालक की धारिता है वो समानुपाती होती है। सही जवाब है त्रिज्या के, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से सही आंसर लगाए हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम याद रखिएगा, त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। एकदम जोश में ऐसे ही आंसर करते रहे, है ना। बस फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है। पेपर कितनी तारीख को है फिजिक्स का? 2 फेब को आपका फिजिक्स का पेपर होगा। ठीक है, चलिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी क्या होगा? बोला गया है इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन सरफेस क्या होगा? 7 नंबर। देखिए x अक्ष की दिशा में पूछेगा तो yz हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब x के पूछेगा तो आंसर क्या होगा? yz। जब y का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा xz, और जब z का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा xy। यहाँ किसका पूछा है? x का पूछा है, इसका सही जवाब होगा yz। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल देखिएगा बच्चे, एक एक क्वेश्चन। विद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, है ना। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो विद्युतशीलता का मात्रक याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम धमाल मचा के आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, मीटर सेतु की तार किस चीज की बनी होती है ना। मीटर सेतु पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्यूज नहीं पूछा है ना। क्या पूछा है? मीटर सेतु की तार किस चीज की बनी होती है? देखिए मीटर सेतु की जो तार होती है, ठीक है, वो किस चीज की बनी होती है?
तो वहां पे याद रखना है आपका कि ये नाइक्रोम की भी बनी होती है, मैग्नीनियम की भी बनी होती है ना, और इसमें कांस्टेंट भी लगते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में मैग्नीज दिया गया है तो हम मैग्नीज के साथ जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर सेतु की तार मैग्नीज की भी बनी होती है। अगर नाइक्रोम होता तो नाइक्रोम भी राइट आंसर होता। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय प्रेरण। देखिए क्या पूछा है, चुंबकीय प्रेरण बी, चुंबक की तीव्रता एम के बीच संबंध क्या है? और अभी तक बच्चा लाइक नहीं किए तो फटाफट तरीके से लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे। बता दे कि आपको अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आ जाना है और एक एक क्वेश्चन लगा लेना है, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। अब आपके पास समय नहीं है एग्जाम का, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी के साथ गए हैं बिल्कुल याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच, देखिए क्या पूछा गया है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है ना। दो समानांतर दर्पण के बीच, सैलून में जाते हैं बाल कटवाने तो वहां पे क्या होता है, आपके फेस के सामने भी एक मिरर होता है और पीछे भी मिरर होता है, बीच में आप चेयर पे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो ध्यान देंगे कि जो आईना होता है सामने, उसमें कितना प्रतिबिंब आपको दिखता है। तो दिखेगा क्या कि बहुत सारा प्रतिबिंब एक पे एक बनता जा रहा है ना। लगेगा कि शीशे के अंदर शीशा, शीशे के अंदर शीशा। जब बचपन में जाते थे देखते थे, अरे बाप रे तो शीशा में बहुत दिख रहे हैं पापा, है ना। आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से इस बार सैलून जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, अनंत होता है। जब भी दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो ढेर सारा प्रतिबिंब बनता है, जिसका कि कोई गिनती नहीं है। अनंत ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए याद आया कुछ, बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, किसी गोलीय दर्पण का प्रास आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? देखिए जो बच्चे देर से जुड़े हैं टाइमिंग याद रखिएगा, शाम के 7 बजे एकदम अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए क्लास खत्म होने के बाद इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो भी मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। इस ग्रुप में जुड़ जाने से अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा, बशर्ते आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। बहुत लोग ग्रुप में तो जुड़ जाता है लेकिन ग्रुप में क्या आ रहा है इस पे ध्यान ही नहीं देता है। तो आपको एक्टिव होना होगा, जब तक एक्टिव नहीं होंगे ग्रुप में जुड़ने से भी फायदा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आपको एकदम याद रखना है कि शाम के 7 बजे जो है अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाना है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण का पास आवर्धन m दिया गया है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखेंगे, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं एकदम जबरदस्त आंसर है, क्या तैयारी है, बहुत अच्छे, वाह, ऐसे ही लगे रहिए, है ना, एक दिन जरूर सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम में तरंगदैर्घ्य λ1 है और λ2 है तो स्नेल का नियम, बशर्ते आप पूरी क्लास जरूर करें, जब तक पूरी क्लास नहीं करेंगे बच्चा फायदा नहीं होगा। देखिए क्या पूछा है, किसी प्रकाश का किसी दो माध्यम में तरंगदैर्घ्य λ1 λ2 है तो स्नेल का नियम क्या कहता है? तो स्नेल के नियम के अनुसार सही जवाब होगा, बहुत देखिए बच्चे आंसर करना भी शुरू कर दिए, बहुत अच्छे, लाजवाब। ठीक है, डेली क्लास में आइए, ऐसे ही परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होता रहेगा। λ2 बाई λ1, यानी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे बच्चे, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है?
वो कौन सा कारण है जिसके कारण जो है वायु का बुलबुला पानी में चमकने लगता है। आप लोग मुंह से है ना वो पाइप वाला जो आता है उसका बहुत यूज किए होंगे और बुलबुला देखते होंगे पूरा निकलता होगा, है ना, और वो बचपन में भी खेले होंगे ऐसा चीज। तो किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? या सर्फ का पानी देखे होंगे, वो भी एकदम गोला गोला सा एकदम चमकता हुआ नजर आता है। ताकि कारण क्या होता है उसका? तो कारण क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वायु का बुलबुला जो है पानी में चमकता नजर आता है। ठीक है, पूरा परावर्तन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। चलिए, बहुत शानदार। अगला सवाल, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। दो उत्तल लेंस को क्या किया गया है कि दोनों को एकदम सटा के रख दिया गया है। तो बोल रहा है कि जो दोनों को मिलाकर जो समतुल्य लेंस बनेगा वो कौन सा लेंस बनेगा? क्या वो अवतल होगा, उत्तल होगा, समतलावतल होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? 15। बहुत इजी सवाल, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही आंसर लगाते रहे बच्चा। ठीक है, देखिए सही जवाब होगा उत्तल लेंस। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने बच्चे जा रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से सही जवाब आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है ना? यही आपका प्रिज्म है। जब इससे कोई श्वेत प्रकाश गुजरेगी तो किस रंग का विचलन का मान सबसे ज्यादा अधिक हो जाएगा? 16। देखिए आपको पता है विबजियोर आप जानते हैं, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वायलेट का और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक, तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसीलिए विचलन सबसे ज्यादा होता है ना। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है ना, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तो विचलन सबसे कम, और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम तो विचलन सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विचलन का मान सबसे अधिक होता है तो सबसे ज्यादा बैगनी होगा, है ना। इसलिए खतरे की घंटी को हमेशा लाल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि खतरे को पता है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, इसका विचलन जो है वो कम होगा, तो दूर से ही दिख जाएगी, है ना। इसलिए लाल को ही खतरे की घंटी बनाया जाता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, आर त्रिज्या वाला गोलीय सांधारित्र की धारिता क्या होगी? आर त्रिज्या वाला गोलीय सांधारित्र, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। आर त्रिज्या वाले गोलीय सांधारित्र की धारिता पूछी गई है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा, कितनी बार आपको बताया हुआ है, 1/4 पाई एक्सलेंट नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सही जवाब क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा गया है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर। ठीक, आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कितना होता है? 2:1 होता है, आपको याद रखना है 2:1 होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19, आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, किसका क्षय होता है? किसका क्षय होता है? 19, तो याद रखना है इसमें ऊर्जा का क्षय होता है। जब पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, तो एनर्जी का क्या होता है? लॉस हो जाता है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एकदम शेयर कर दीजिए सभी को, और लाइक करते हुए पूरी वीडियो देख लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको तैयारी जो है एकदम जबरदस्त तरीके से कर लेनी है। ठीक है, केमिस्ट्री का जो नहीं देखे, केमिस्ट्री का क्लास मैंने कर लिया था, केमिस्ट्री का देख लीजिएगा। हिंदी का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, रात 9 बजे मैं इंग्लिश का भी देने वाला हूं, तो एकदम बैक टू बैक आपके लिए सब कुछ देने वाला हूं। बायो का भी क्लास जो है वो 7 अक्टूबर से मैं शुरू कर दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैथ वाले का भी 8 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। तो एकदम हर सब्जेक्ट की क्लास जो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखें, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आंसर याद रखिएगा। देखिए क्या पूछा है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम एना और समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम क्या होगा R/N। दोनों का अनुपात, जब अनुपात निकालेंगे तो उलट जाएगा, ये R/N है, ये क्या हो जाएगा N/R हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा N² हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी पूछा है ना, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम NR हो गया, समानांतर क्रम R/N हो गया, दोनों का अनुपात पूछा है, तो दोनों का अनुपात निकाल दिए, बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है, तो बंद सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बंद सतह पे पूछा गया है, जब कोई विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह पे क्या होगा? 21। तो 21 में याद रखिएगा, जो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, और जो भी शून्य के साथ गए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। नेक्स्ट 22, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी आपको इस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्री क्लास में। ठीक है, सारे आपको पेड क्लास में ये सारे क्वेश्चन जो है बुक करवाए जाएंगे। ठीक है, और अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे फ्री में आपको ये सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं। देखिए सवाल क्या है, तो आप बिल्कुल लकी हैं कि आपको इस क्लास के बारे में जानकारी है और आप क्लास में बने हुए हैं। जिस बच्चे को जानकारी नहीं है उस बच्चे के पास शेयर कीजिए क्लास का लिंक, है ना, ताकि सभी बच्चे को पता चल सके कि रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे लाइव कराया जा रहा है शाम के 7 बजे से धुआंधार तरीके से ऑल सब्जेक्ट। चलिए 22, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुगराई होता है जब विक्षेप कोण क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब विक्षेप कोण 45 डिग्री होता है तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है अधिकतम सुगराई होता है। अब बोलोगे सर कहीं पे 45 डिग्री तो है ही नहीं, तो आपको पता है कि पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 45 डिग्री पूछा है तो 180/4 कर देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी पाई/4 कर देंगे। रेडियन में आंसर दिया है तो हम रेडियन में कर दिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। डिग्री में 45 डिग्री, रेडियन में पाई/4। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट देखेंगे 23, चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होती है? जो चौक कुंडली होता है, द पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल। 23 नंबर क्वेश्चन, अगर आप यहां से 10 से 15 क्लास कर लेते हैं, उसके बाद चाहे आपका कोचिंग का टेस्ट हो या क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी टेस्ट लगा के देखिए, ठीक है, आपका 80% मार्क्स नहीं आया तो हम अपना नाम बदल देंगे। ठीक है, बस 10 से 15 क्लास जो है वो आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ ऑल सब्जेक्ट की लगा देनी है अभिषेक ट्यूटोरियल पे। ठीक है, उसके बाद आप कहीं का भी टेस्ट पेपर लगा दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 80% स्कोर कर दोगे। ठीक है, ये लेवल के आपके क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं देखिएगा, और फाइनल एग्जाम में तो आपका बोल वाला होगा, एकदम डंका बजेगा। ठीक है, एकदम आपके फ्रेंड जो है शॉक्ड हो जाएंगे, आखिर ये नंबर आया कैसे इसको। तो राज होगा कि आप लाइव क्लास में अभिषेक ट्यूटोरियल के साथ बने हुए थे।
है ना। ये मेहनत, ये परिश्रम जो पूरी आप 1 घंटा किए हैं उसका नतीजा होगा रिजल्ट में। तो चलिए, चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है 23 का राइट आंसर 0 होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 0 होता है। जितने बच्चे के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, समान वेग से चलता आवेश का उत्पन्न होता है। समान वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो सभी जुड़ जाते हैं, मोबाइल सभी के पास होता है, लेकिन क्लास में वही आते हैं जिनका मन होता है कि मुझे 80% लाना है, मुझे एकदम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। जिनको अंदर से चाहत होती है वही पूरी क्लास कर पाते हैं। पूरी क्लास सबकी बात नहीं होती, 1 घंटा लगातार क्लास कर लेना। अगर आप कर पाते हैं तो समझ जाइए कि अगर आप पूरी क्लास कर पा रहे हैं यानी आपके अंदर वो क्षमता है 80% लाने की, बस थोड़ा सा और उसे निखारना है। जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं उसे घर पे जाके एक बार क्लास खत्म होने के बाद फिर से देख लेना है, ताकि जो है वो क्या हो जाए, आपका याद होता चला जाए। धीरे धीरे अगर नियम अपनाएंगे तो 10 से 15 क्लास में आपका जो प्रोग्रेस होगा वो आप देख पाएंगे। देखिएगा, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे सी के साथ गए हैं लाजवाब आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है तो इसकी सहिष्णुता क्या हो जाएगी? क्या पूछा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना जो सुनहला है इसकी सहिष्णुता 5%, 10%, 20% या 15%। तो 25 में याद रखेंगे, कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर जो बना सुनहला है उसकी सहिष्णुता जो है 5% है ना। कितनी होगी राइट आंसर 25 का? ऑप्शन नंबर ए 5% एकदम याद रखना है। चलिए अगला सवाल, फैराडे नियतांक का मात्रक पूछा जा रहा है कि जो फैराडे नियतांक होते हैं उसके मात्रक क्या होते हैं? मोल पर कूलम, कूलम पर मोल, किलोग्राम पर मोल या कूलम पर केजी? तो आपको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल लिखते हैं, है ना, कूलम पर मोल लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कूलम पर मोल का मतलब कूलम मोल इनवर्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 96,500 कूलम पर मोल, ऐसे लिखे या इनवर्स करके लिखे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एकदम याद रखिएगा, एक एक सवाल का आंसर बच्चा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होगा? शक्ति रहित धारा का परिपथ ये क्या होगा 27 में पूछा गया है। तो शक्ति रहित जो धारा का परिपथ होता है वो शुद्ध धारितीय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में देख लीजिए, है ना, नीचे देख लीजिएगा इंग्लिश में, सर्किट ऑफ वॉटलेस करंट विल बी, वॉटलेस करंट का प्योर इंडक्टिव होता है। प्योर इंडक्टिव का मतलब आर बराबर जो है वो 0 होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम याद रखना है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग चुंबकीय तरंग के बीच का जो कलांतर है वो पूछा गया है कि कलांतर इसका क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर पूछा गया है 28। The phase difference between electric wave and magnetic wave in electromagnetic wave। तो इस कंडीशन में राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। और जितने बच्चे 0 डिग्री के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यदि समान फोकस दूरी, क्या पूछा है, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पे रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? 29 में ये पूछ दिया है, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पे रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी। देखो क्या पूछा है, एफ जो है दोनों का समान होना चाहिए, यानी F1 जो है वो F2 का बराबर हो जाए। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे दोनों बराबर ही है
इसका मतलब F प्लस F मिलकर कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2F। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए, यानी अपर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया जाए, काला रंग से पेंट कर दिया जाए। तो उनके सामने रखी वस्तु, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने जो वस्तु रखेगी उसका इमेज जो है वो कैसा बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, आकार बढ़ेगा, घटेगा, तीव्रता बढ़ेगी, क्या होगा। देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनेगा और रिड्यूस इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, जो हमारा मनुष्य का समान आंख है कम से कम कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम का लिमिट है कि 25 सेंटीमीटर मिनिमम होना ही चाहिए। इस कंडीशन में राइट आंसर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला सवाल के लिए तैयार हो जाइए। और अगला सवाल पूछ रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है। देखिए ये किस पे डिपेंड करेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज 33 में अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो देखो अल्फा पार्टिकल की बात कर ले तो ये क्या होता है, कई बार बताए हैं, आंसर लगाइए। बहुत अच्छे, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक। क्या बात है बच्चों, एकदम जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। 33 का राइट आंसर होगा हीलियम नाभिक, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। 34 में पूछ दिया है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो पीएन जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन कुल कितने होते हैं, कितने पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें पीएन जंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 होती है ना। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछा गया है 35 में। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके धारा गुणांक अल्फा और बीटा का संबंध जो है वो क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तप्त धारा एमीटर में, तप्त धारा एमीटर में क्या होता है, इन हॉट एमीटर 36 क्या पूछा गया है, तप्त धारा एमीटर क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। तप्त धारा एमीटर की बात की जाए तो धारा जो प्रोपोर्शनल होता है वो डिफ्लेक्शन स्क्वायर के, धारा जो है विक्षेप स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा गया है, ये क्या होता है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। तो कितनी बार क्लास में बता चुके हैं कि एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है ना, आर अपॉन, बिल्कुल सही जवाब। देखिए आंसर करने से पहले बच्चे आंसर लगा रहे हैं, और ये बच्चे वही हैं जो डेली क्लास में आकर तहलका मचा रहे हैं, है ना, सी के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल,
किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? पूछा गया है वो कौन सा रे है, वो कौन सी किरणें हैं जिनकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? 38 सबसे ज्यादा। देखो याद रखिएगा कि जो गामा किरणें होती हैं, ठीक है, इनकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और जो अल्फा किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछा है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या ए और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच संबंध पूछा गया है कि ए और रेडियस में क्या संबंध है ना। मास नंबर दिया गया है ए और रेडियस दिया गया है आर, तो इसमें संबंध तो याद रखिएगा हमेशा ये प्रश्न होता है ऑप्शन नंबर सी के। जितने बच्चे सी के साथ गए हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। सूर्य की ऊर्जा का कारण आखिर क्या है? आखिर सूर्य के जो अंदर ऊर्जा होती है, द रीजन फॉर एनर्जी फ्रॉम द सन, इसका कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? आखिर सूर्य में ऊर्जा आती कहां से? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है। नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा न्यूक्लियर फिजन। जितने बच्चे बी के साथ गए एकदम जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। बिल्कुल स्माइल फेस पे लाइए और खुशियां मनाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41। 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है ना? क्या पूछा है? 1 केजी मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है? द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 केजी मास इज नियरली इक्वल टू, 41 नंबर में आंसर लगाना है बच्चे कि 1 केजी मात्रा के जो तुल्य ऊर्जा लगभग होती है वो कितनी होती है। तो आपको पता है कि E बराबर कितना होता है? mc स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 केजी 1 केजी, ठीक है, C कितना होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चा तो ये 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 10 का पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 16 हो जाएगा। 1 का अप्रैक्स वैल्यू हम किसको 9 को कितना लिख सकते हैं? अप्रैक्स में 10 लिख सकते हैं, और इसका 10 का पावर 16, इसका मतलब 10 का पावर 17 जूल अप्रॉक्स हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर 17 जूल। ठीक है, याद रखना है, और ये निकालने का तरीका भी आपको याद रखना है कि E बराबर mc स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है पल्स अभिनीत डायोड क्या है? रिवर्स बायस्ड डायोड इज। फर्स्ट अभिनीत डायोड पूछा गया है 42 में। ये क्या होते हैं? जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, या ऑप्शन नंबर डी? एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है बच्चा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में गर्दा नंबर दिलाएगा। याद रखिएगा जेनर डायोड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा गया है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, 43 में पूछा गया है कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो नैंड गेट के लिए क्या याद रखना है कि नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो इसका वैल्यू इतना होता है। तो कंडीशन में राइट आंसर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। कमाल का आंसर आता हुआ है ना, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहें। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई पूछा गया है 44 कि जो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो याद रखना है कितना होता है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड का होता है। 44 का राइट आंसर 60 सेकेंड, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशियां जो है वो संरक्षित रहती है? कौन सी जो राशि है जो कंजर्व होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में? कौन सी क्वांटिटीज जो होती है वो कंजर्व होती है ना? नाभिकीय अभिक्रिया में
कौन सी राशि जो होती है वो संरक्षित होती है? तो बहुत अच्छे, याद रखेंगे, आवेश, चार्ज, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ए के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑन फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है? 46। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा, हीरा का, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल 47। दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच कालांतर कितना होता है? टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इन देयर फेज डिफरेंस। इस कंडीशन में राइट आंसर होगा क्या होता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, गर्म करने पर, अगर हम गर्म कर दें तो जो अर्धचालक होते हैं उसका प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम गर्म करेंगे तो जो अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर होगा, उसका प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा? प्रतिरोध उसका जो क्या है, बढ़ जाएगा। अगर आप गर्म करते हैं तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके स्वतंत्र होता है? 49। तो क्या होता है? ये टाइम से स्वतंत्र होता है, टाइम का इस पे कोई असर नहीं होता है। तो सही जवाब 49 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त तरीके से सही आंसर लगाए हैं। एकदम उछल के बोलिए सर मेरा सही हो गया, है ना? चलिए हुर्रे हुर्रे। चलिए अगला सवाल 50। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है किसके संरक्षण का परिणाम है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा के संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान पूछा गया है 51 में, कि जो रेस्ट मास होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है? तो देखिए टोटल अगर याद रखें 1.6726 into 10 to the power -27 kg होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 into 10 to the power -27 kg। तो जितने बच्चे डी के साथ गए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 52 पूछ दिया। 4 डायोप्टर है ना, P दिया गया है 4 डायोप्टर और पूछा गया है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आपको पता है कि P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर क्या होगा? 1/P हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर, है ना? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा? सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। 53 क्या होता है? आपको याद रखना है 1 + d/f होता है। तो सही जवाब होगा 53 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। 54 का आंसर पूछा गया है कि अवरोध के किनारे से जब प्रकाश मुड़ जाती है तो उसका सही जवाब क्या होगा? कई बार बताएं इसका आंसर, आंसर लगाओ।
बहुत अच्छे, विवर्तन, है ना। जितने बच्चे क्या है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बिल्कुल राइट आंसर है, विवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी कहलाता है। नेक्स्ट, हीरा, हीरा के लिए क्रांति कौन पूछा गया है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड 50.5 में पूछा है कि हीरा का जो क्रांति कौन होता है वो कितना होता है। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, हीरा की बात कर ली जाए तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है कितना होता है, 24.41 होता है ना, 24.41 होता है बच्चा, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट देखेंगे, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी कितनी होती है, कांच के समानांतर सतह की जो पट्टी की फोकस दूरी है वो कितनी होती है, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब एज, फोकल लेंथ है ना, कितनी होती है। चलिए एकदम आंसर एकदम करते रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एकदम शेयर कर दे बच्चे। और इसके बाद जो है वो आपकी क्लास इंग्लिश की भी ली जाएगी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश की क्लास भी आपको दिया जाएगा। हर बच्चे का एक एक तरीके से आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज कराया जाएगा, ताकि हर बच्चा एग्जाम में जाके तहलका मचा सके। जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, चलिए शेयर कर देंगे। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, चलिए बिल्कुल सही जवाब आप सभी का लग रहा है ना। याद रखिएगा, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, क्या बात है, बी के साथ बच्चे गए, बिल्कुल राइट आंसर है, अनंत होता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पतले प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो कितना होता है, पतले प्रिज्म द्वारा द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ फॉर अ थिन प्रिज्म इज 57। चलिए रगड़ के एकदम आंसर करते रहें। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा वो क्या होगा। देखो रचनात्मक व्यतिकरण की बात कर ली जाए 58 नंबर में, जो कलांतर होता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भी ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की प्रास क्या होती है, प्रकाश के एक फोटोन का जो ऊर्जा होता है उसका प्रास आपसे पूछा गया है कि क्या होता है 59। तो क्या होता है, 1.6 से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, ठीक है। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी घटना प्रकाश के लिए कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन सी घटना प्रकाश के कण का प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, 60, प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने से अचल वेग से जा सकता है, वो कौन सा कण है जिससे विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचल वेग से जा सकते हैं। तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो होता है फोटोन, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, फोटोन। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, नाभिक की खोज कौन किया था, नाभिक की खोज 62 नंबर पूछा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का कौन किया था, रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और तहलका मचा देंगे। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है, सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है 63। तो 63 का सही जवाब क्या होगा, ऊर्जा जो है वो समान होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। 64 पूछा है,
प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है, तो विद्युत धारा है ना, क्या पूछा है कि विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, विद्युत धारा की आवृत्ति जो है वो कितनी हो जाएगी। तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 50 पाई ही हो जाएगी। तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है। द बैंड गैप इन जर्मेनियम, जर्मेनियम का बैंड गैप पूछा गया है 65 में। तो याद रखिएगा जो जर्मेनियम का बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होता है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 है तो देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। कार्यफलन 2.8 है तो देहली तरंगदैर्घ्य कितना होगा। चलिए 66 का आंसर लगाएंगे। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 67, ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार किस लिए रखा जाता है। जो ट्रांसफार्मर का करोड़ होता है उसे परतदार हम किस लिए रखते हैं 67। चलिए देखिएगा जो ट्रांसफार्मर का करोड़ होता है उसे लेमिनेटेड इसलिए रखा जाता है ताकि ऊर्जा का क्षय को कम किया जा सके। राइट आंसर क्या होगा, रिड्यूस एनर्जी लॉस, है ना, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, लेजर रिएक्शन नीड्स, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है 68। तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है किसका, संख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन इन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है 69। तो आपको याद रखना है कि यह क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जितने बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो इसकी मध्य आयु क्या होगी। अर्ध आयु दिया गया है 1600 साल, तो मध्य जो मिडिल एज है, एवरेज एज है वो क्या होगी। हाफ दिया गया है 1600, तो एवरेज एज जो है वो पूछा गया है कि एवरेज एज कितना होगा। तो एवरेज एज की बात कर ली जाए कि एवरेज एज कितना होगा, सही जवाब इसका क्या होगा ये आपको पूछा जाए। तो सही जवाब है 2309 वर्ष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 70/70 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन बनाए और आपको ये देखना है मेरा कितना गलत हुआ। मान लीजिए कि आपका 4 रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आपने 46 सही किए। ठीक है, मान लीजिए 50 क्वेश्चन ही लाइव में आप बनाए तो 4 आपका गलत हो गया तो 46 सही हुआ। टोटल शुरू से किए हैं, मान लीजिए 10 गलत हो गया तो इसका मतलब 60 आपके सही हुए। आपको कमेंट करके ऐसे लिखना है 60/70, अगर 46 सही है तो 46/70। लगातार 10 क्लास में जिनका टॉप 10 में नाम आएगा उसको एकदम सजा के अगले क्लास में आपको नाम दिया जाएगा लगातार 10 क्लास के बाद। ठीक है, यानी अब जो है जो मेन टॉपर निकलेगा वो उसका अनाउंसमेंट कब होगा, तो 10 अक्टूबर की क्लास में जो मेन टॉपर होंगे उनका अनाउंसमेंट किया जाएगा और उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। ठीक है, वो 10 अक्टूबर को। तो आपको कमेंट जरूर करना है। और इसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्लास है आपकी इंग्लिश की, तो उस क्लास में भी सभी को जुड़ना है। ये क्लास का टाइमिंग कब है, तो रात के 9 बजे, आज ही रात के 9 बजे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप ठीक है वीडियोज के सेक्शन लाइव सेक्शन में जाके देखिएगा, जितनी भी क्लासेज होती है लाइव सेक्शन में, या प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो। सभी को शेयर कीजिए गाइस और मेहनत कीजिए,
आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। बस डेली क्लास में आइए। आपका फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा। सिर्फ आपको यही बोलते हैं कि डेली क्लास में आइए। अभी से लेकर ज्यादा दिन नहीं, फरवरी में आपका एग्जाम है, मात्र 4 महीना एकदम रगड़ के आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप अभिषेक ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाना। ठीक है, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ये क्लासेस शुरू की गई है और ये तभी होगा जब आप पूरी क्लास में कंटिन्यूटी के साथ आएंगे, डेली आएंगे और डेली क्वेश्चंस करेंगे और आपके इतना आपको याद करा देंगे कि आप डेली क्लास करते करते आपसे सपना में भी कोई पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप फटाक से आंसर कर दोगे। तो ये एक्यूरेसी लाएंगे, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बच्चा क्लास डेली हो रही है, अगर डेली क्लास का पीडीएफ लेते जाए तो वो पीडीएफ पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा, है ना, याद नहीं होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लाइव क्लास में आइए डेली। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, लाइव क्लास में आइए, क्वेश्चंस को देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। जिनको जुड़ने नहीं आता है वो 9504510500 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे और बता देंगे आपको टेलीग्राम में जुड़ना है या व्हाट्सएप में जुड़ना है। जिस ग्रुप में आपको जुड़ना है मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। ठीक है गाइस, बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं शाम रात की 9 बजे आपसे इंग्लिश की क्लास में धुआंधार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते लाइक जरूर कर देना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।